नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान उस रिश्ते में क्यों बना रहता है जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ रहा है? बाहर से देखने वालों को ये पागलपन लगता है। लोग कहते हैं उसे छोड़ क्यों नहीं देते, वहां से निकल क्यों नहीं जाते? लेकिन जो उस रिश्ते के अंदर है उसके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मानसिक जेल है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। ये प्यार नहीं है, ये एक नशा है। आज के इस वीडियो में हम इंसान के दिमाग की उन अंधेरी गलियों में उतरेंगे जहां दर्द और लगाव एक साथ गुंथे होते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान का दिमाग अपने ही शिकारी से प्यार करने लगता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग एक ऐसा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जो तब पैदा होता है जब एक तरफ सजा हो और दूसरी तरफ रुक रुक कर मिलने वाला प्यार। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें स्टॉकहोम सिंड्रोम को याद करना होगा, जहां बंधक बनाए गए लोग अपने ही अपहरणकर्ताओं के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग में भी यही होता है। यहां आपका पार्टनर आपको मानसिक रूप से बंधक बना लेता है। जब आप एक टॉक्सिक रिश्ते में होते हैं तो आपका दिमाग एक केमिकल प्रयोगशाला बन जाता है। यहां 3 मुख्य रसायनों का खेल होता है। पहला है कॉर्टिसोल। जब आपका पार्टनर आप पर चिल्लाता है या आपको नीचा दिखाता है तो आपका शरीर तनाव के हार्मोन यानी कॉर्टिसोल से भर जाता है। आप हर वक्त डर और घबराहट में जीने लगते हैं। दूसरा है डोपामाइन। जैसे ही वो पार्टनर अचानक माफी मांगता है या आपको फिर से प्यार दिखाता है, आपका दिमाग भारी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक जुआरी को कभी हार तो कभी जीत मिलती है। वो अगली जीत की उम्मीद में सब कुछ हारता चला जाता है। और तीसरा है ऑक्सीटोसिन। जैसे ही वो आपको गले लगाता है, ऑक्सीटोसिन आपको उस इंसान से बुरी तरह जोड़ देता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग रातों रात नहीं होती। इसके 7 खतरनाक चरण होते हैं। पहला चरण है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वो आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस कराएंगे। आपको लगेगा कि आपको अपना सोलमेट मिल गया है। दूसरा चरण है ट्रस्ट और टेस्ट। वे धीरे धीरे आपका भरोसा जीतेंगे और फिर छोटी छोटी चीजों पर आपकी परीक्षा लेंगे। तीसरा चरण है आलोचना। धीरे धीरे वो प्यार कम होने लगता है और आपकी कमियां निकाली जाने लगती हैं। चौथा चरण है गैस लाइटिंग। आपको अपनी ही याददाश्त और सच्चाई पर शक होने लगेगा। वे कहेंगे कि तुम पागल हो रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पांचवा चरण है आत्मसमर्पण। आप झगड़ों से बचने के लिए उनकी हर गलत बात मानने लगते हैं। छठा चरण है खुद को खो देना। आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। और सातवां चरण है भावनात्मक लत। अब आप चाह कर भी उन्हें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका दूर जाना आपको शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है। अगर आप इस वक्त ऐसे किसी बंधन में हैं तो याद रखिए कि यह आपकी गलती नहीं है। आपका दिमाग इस वक्त एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस बॉन्ड को तोड़ने का पहला कदम है इसे पहचानना। आपको ये समझना होगा कि वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। वो पुराना वाला प्यार सिर्फ एक जाल था। असली चेहरा वो है जो आज आपके सामने है। खुद को इस कैद से आज़ाद करने के लिए आपको नो कॉन्टैक्ट नियम का पालन करना होगा। अब हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी के बारे में जिसका इस्तेमाल एक अब्यूज़र आपको इस बंधन में जकड़ने के लिए करता है। ट्रॉमा बॉन्ड रातों रात नहीं बनता, इसे बहुत ही चालाकी से बुना जाता है। इसका सबसे पहला और घातक हथियार है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसे आसान भाषा में समझें तो ये अनिश्चित इनाम का खेल है। मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने चूहों को एक लिवर दबाने पर कभी खाना दिया और कभी नहीं। परिणाम ये निकला कि चूहे उस लिवर के दीवाने हो गए। ठीक यही आपके साथ होता है। जब आपका पार्टनर कभी बहुत प्यार देता है और कभी अचानक नफरत, तो आपका दिमाग उस अगले प्यार के पल के इंतजार में पागल हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा व्यवहार करूं तो शायद वो मुझे फिर से वही पुराना प्यार देगा। ये उम्मीद ही सबसे बड़ा जहर है। दूसरा हथियार है आइसोलेशन, यानी आपको दुनिया से काट देना। धीरे धीरे आपका पार्टनर आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर करने लगता है। वो सीधे तौर पर मना नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे आपको लगे कि आपके सिवाय कोई और आपका भला नहीं चाहता। वो कहेगा, तुम्हारी माँ हमेशा हमारे बीच आती है, या तुम्हारा वो दोस्त मुझे पसंद नहीं है। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया सिर्फ उस एक इंसान के इर्द गिर्द सिमट जाती है। अब आपके पास अपनी तुलना करने के लिए या सही सलाह लेने के लिए कोई नहीं बचता। आप पूरी तरह से उसके मानसिक नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद आता है गैस लाइटिंग का सबसे क्रूर रूप। गैस लाइटिंग का मतलब है आपकी वास्तविकता को झुठलाना।
जब आप उनसे किसी गलत व्यवहार के बारे में सवाल करते हैं तो वे उसे पूरी तरह नकार देते हैं। वे कहते हैं, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे आप अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर भी शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है। आपकी सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान जीरो हो जाता है। आप खुद को अपराधी मानने लगते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं, जबकि गलती उनकी होती है। ट्रॉमा बॉन्ड की एक और बड़ी वजह है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपके दिमाग में दो विरोधी विचार एक साथ चलते हैं। एक तरफ आप जानते हैं कि वो इंसान बुरा है, वो आपको चोट पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप उन अच्छे पलों को याद करते हैं जो आपने साथ बिताए थे। आपका दिमाग उस इंसान की दो अलग अलग इमेज बना लेता है, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। आप हमेशा अच्छे वाले को ही असली इंसान मानते हैं और बुरे व्यवहार को सिर्फ एक बुरा दौर या तनाव समझकर माफ कर देते हैं। आप खुद से झूठ बोलते हैं कि वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा गुस्से वाला है। क्या आप जानते हैं कि ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ना नशा छोड़ने जैसा क्यों है? क्योंकि जब आप उस इंसान से दूर जाते हैं तो आपका शरीर सचमुच विड्रॉल सिम्टम्स महसूस करता है। आपको नींद नहीं आती, आपका दिल घबराता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आप मर रहे हैं। ये वही डोपामीन की कमी है जिसका आपका दिमाग आदी हो चुका है। इसीलिए बहुत से लोग बार बार उस टॉक्सिक इंसान के पास लौट जाते हैं, सिर्फ उस घबराहट को शांत करने के लिए। लेकिन याद रखिए, वो शांति असली नहीं है, वो सिर्फ अगली बर्बादी की शुरुआत है। इस बंधन की सबसे दुखद बात यह है कि पीड़ित को लगता है कि वो उस इंसान को बचा सकता है। उसे लगता है कि उसके प्यार में इतनी ताकत है कि वो उस अब्यूज़र को बदल देगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद न चाहे। आपका प्यार किसी की मानसिक बीमारी या उनके बुरे व्यवहार का इलाज नहीं हो सकता। आप किसी को बचाने के चक्कर में खुद को डूबने से नहीं बचा पाएंगे। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर हम ही क्यों? क्यों कुछ लोग टॉक्सिक रिश्तों को तुरंत पहचानकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक उसी नरक में फंसे रहते हैं? इसका जवाब हमारे बचपन में छिपा है। मनोविज्ञान कहता है कि हम उसी तरह के प्यार की तलाश करते हैं जिसे हमने बचपन में महसूस किया था। अगर आपके माता पिता में से कोई एक बहुत सख्त था या उनका प्यार शर्तों पर आधारित था, यानी जब आप अच्छा करते थे तभी आपको प्यार मिलता था और छोटी सी गलती पर आपको नजरअंदाज कर दिया जाता था, तो आपका दिमाग अस्थिर प्यार का आदी हो गया है। इसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। यदि आपने बचपन में असुरक्षित लगाव यानी इनसिक्योर अटैचमेंट महसूस किया है, तो बड़ा होकर आपका दिमाग ट्रॉमा बॉन्ड को ही गहरा प्यार समझने की गलती कर बैठता है। आपको लगता है कि जिस रिश्ते में ड्रामा नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है या जुनून के साथ दर्द नहीं है, वो रिश्ता बोरिंग है। आप अनजाने में ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आपको वही पुराना दर्द देते हैं, क्योंकि वो दर्द आपके लिए जाना पहचाना और कंफर्टेबल है। आपको लगता है कि अगर आप इस बार परफेक्ट बन गए तो शायद आपको वो प्यार मिल जाएगा जो बचपन में अधूरा रह गया था। लेकिन ये एक माया जाल है। आप किसी और को ठीक करने की कोशिश में खुद को और ज्यादा तोड़ रहे होते हैं। इसका असर सिर्फ आपके दिमाग पर नहीं, बल्कि आपके शरीर पर भी पड़ता है। लंबे समय तक ट्रॉमा बॉन्ड में रहने का मतलब है कि आपका शरीर 24 घंटे सर्वाइवल मोड में है। आपकी एड्रिनल ग्रंथियां लगातार कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन छोड़ती रहती हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं? उन्हें सिर दर्द, पाचन की समस्या, बदन दर्द और थकावट महसूस होती है। इसे सोमैटाइजेशन कहते हैं। जब आपका दिमाग उस दर्द को सहने की क्षमता खो देता है, तो आपका शरीर चिल्लाना शुरू कर देता है। आप मानसिक रूप से तो मर ही रहे होते हैं, आपका शरीर भी धीरे धीरे हार मानने लगता है। एक और बहुत ही डार्क टेक्निक है जिसे फेवर बैंक कहा जाता है। अब्यूजर आपके ऊपर छोटे छोटे एहसान करता है और फिर पूरी जिंदगी उन एहसानों का बोझ आपके ऊपर डाल देता है। जब भी आप आवाज उठाते हैं, वो कहता है, भूल गए जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने पूरी रात जागकर तुम्हारी सेवा की थी? या जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तब किसने तुम्हारी मदद की थी? वो उन अच्छे कामों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि आप हमेशा उसके कर्जदार बने रहें। ये एहसान का बोझ आपको उस इंसान को छोड़ने से रोकता है, भले ही वो आपकी आत्मा को हर दिन कुचल रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है कि इस बॉन्ड में रहने वाला इंसान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की शक्ति खो देता है।
आपका पार्टनर आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है कि आप खुद की राय बनाना बंद कर देते हैं। आप हर फैसला लेने से पहले सोचते हैं, उसे बुरा तो नहीं लगेगा, या वो इस पर क्या कहेगा। आपकी पूरी दुनिया की धुरी वो इंसान बन जाता है। इसे सेल्फ ऑब्जेक्शन कहते हैं, जहां आप खुद को एक इंसान नहीं बल्कि उसकी जरूरतें पूरी करने वाली एक वस्तु समझने लगते हैं। आप अपनी पसंद नापसंद भूल जाते हैं, आपके शौक खत्म हो जाते हैं और आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से धुंधला हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये आपकी असली पहचान नहीं है। आप इस अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि आपको यकीन दिला दिया गया है कि बाहर कोई रोशनी नहीं है। ट्रॉमा बॉन्ड को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस चक्र को समझना होगा जिसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल कहा जाता है। ये चक्र एक गोल घेरे की तरह है जिसमें आप बार बार घूमते रहते हैं। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं: आइडियलाइजेशन, डीवैल्यूएशन और डिस्कार्ड। पहले चरण में वे आपको पलकों पर बिठाते हैं, दूसरे में वे आपको पैरों की धूल समझते हैं और तीसरे में वे आपको कचरे की तरह फेंक देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि फेंकने के बाद वे फिर से आपको वापस खींचते हैं, जिसे हूवरिंग यानी वैक्यूम क्लीनिंग कहा जाता है। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर गंदगी को अंदर खींचता है, वैसे ही वे आपको फिर से अपनी झूठी बातों के जाल में खींच लेते हैं और यहीं से ट्रॉमा बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है। अब सवाल यह है कि आप कैसे जानेंगे कि आप प्यार में हैं या ट्रॉमा बॉन्ड में? यहाँ कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ा संकेत है पैदल चलना या वॉकिंग ऑन एगशेल्स। क्या आप अपने पार्टनर के आसपास हमेशा डरे रहते हैं? क्या आप अपनी हर बात बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं उनका मूड खराब ना हो जाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये प्यार नहीं है। प्यार में सुरक्षा होती है, डर नहीं। जहां आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुमति लेनी पड़े, वहां सिर्फ मानसिक गुलामी होती है। दूसरा संकेत है उनकी पोटेंशियल, यानी उनकी काबिलियत से प्यार करना, ना कि उस इंसान से जो वो आज है। आप खुद से कहते हैं, वो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है अगर वो शराब छोड़ दे, या वो मुझे बहुत प्यार करेगा अगर उसका काम का तनाव कम हो जाए। आप एक ऐसी काल्पनिक छवि से प्यार कर रहे हैं जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। आप उनकी आज की कड़वी सच्चाई को उनकी कल की उम्मीद के पीछे छुपा रहे हैं। ये उम्मीद ही आपको उस टॉक्सिक माहौल में बांधे रखती है। तीसरा संकेत है अपनी सीमाओं का पूरी तरह खत्म हो जाना। ट्रॉमा बॉन्ड में रहने वाला इंसान ना कहना भूल जाता है। यदि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध सिर्फ इसलिए हाँ कह रहे हैं क्योंकि आप झगड़े से डरते हैं, तो आपकी बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। एक अब्यूज़र सबसे पहले आपकी सीमाओं को तोड़ता है। वो आपके फ़ोन चेक करेगा, आपके दोस्तों से आपको मिलने नहीं देगा और धीरे धीरे आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह खत्म कर देगा। जब आपकी कोई सीमा नहीं बचती, तो आप अपनी पहचान भी खो देते हैं। चौथा संकेत है शारीरिक और मानसिक थकान। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि उस इंसान के साथ 1 घंटा बिताने के बाद आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है? इसे इमोशनल वैम्पायरिज्म कहते हैं। वो इंसान आपकी सकारात्मकता को सोख लेता है और आपको केवल तनाव और दुख देता है। इसके बावजूद जब वो कमरे से बाहर जाता है, तो आपको बेचैनी होने लगती है। ये एक विरोधाभास है। आप उनके साथ रहकर थक जाते हैं, लेकिन उनके बिना आप अधूरा महसूस करते हैं। यही ट्रॉमा बॉन्ड की असली पहचान है। पांचवा संकेत है गुप्त रूप से उनके लिए सफाई देना। जब आपके दोस्त या परिवार वाले उनके बुरे व्यवहार की तरफ इशारा करते हैं, तो आप तुरंत उनके बचाव में आ जाते हैं। आप कहते हैं, आप उन्हें नहीं जानते, उनका बचपन बहुत कठिन था, या वो असल में ऐसे नहीं हैं, बस आज उनका दिन खराब था। आप खुद को और दूसरों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका रिश्ता बुरा नहीं है। आप सच को स्वीकार करने से इतना डरते हैं कि आप झूठ का एक महल बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। याद रखिए, ट्रॉमा बॉन्ड कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसे बहुत ही सावधानी से बिछाया गया है। आप इसमें इसलिए नहीं फंसे क्योंकि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए फंसे क्योंकि आप में बहुत ज्यादा सहानुभूति और प्यार था, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। इस जाल से निकलने का रास्ता गुस्से से नहीं, बल्कि अवेयरनेस यानी जागरूकता से होकर गुजरता है। जिस दिन आप उनकी दी गई उम्मीद को छोड़कर उनकी हकीकत को देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जिससे हर पीड़ित जूझता है, इस नर्क से बाहर कैसे निकले। ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि आपका शरीर और दिमाग दोनों इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इस बंधन को काटने के 2 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं नो कॉन्टैक्ट रूल और ग्रे रॉक मेथड।
सबसे पहले बात करते हैं नो कांटेक्ट की। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनसे बात करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है उन्हें अपने जीवन के हर कोने से मिटा देना, उन्हें ब्लॉक करना, उनके दोस्तों से दूरी बनाना और उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना पूरी तरह बंद करना। जब आप नो कांटेक्ट शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन आपको लगेगा कि आप मर रहे हैं। आपका दिमाग आपको बार बार याद दिलाएगा कि वे कितने अच्छे थे, वे कैसे आपको प्यार करते थे। यह आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपकी डोपामीन की लत बोल रही है। आपको खुद को एक ड्रग एडिक्ट की तरह देखना होगा जो नशा छोड़ रहा है। अगर आप एक बार भी उनसे बात कर लेते हैं या उनकी फोटो देख लेते हैं तो आपकी रिकवरी का मीटर फिर से 0 पर आ जाएगा। नो कांटेक्ट का मतलब है खुद को एक सुरक्षित घेरे में बंद कर लेना जहां उस जहरीले इंसान की परछाई भी ना पहुंच सके। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां आप पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ सकते, जैसे कि अगर आपके बच्चे साथ हैं या आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऐसी स्थिति के लिए मनोवैज्ञानिक ग्रे रॉक मेथड की सलाह देते हैं। इसका मतलब है एक धूसर पत्थर की तरह बन जाना। पत्थर बेजान होता है, उबाऊ होता है और उसमें कोई भावना नहीं होती। एक अब्यूज़र आपके रिएक्शन पर पलता है। उसे खुशी तब मिलती है जब आप रोते हैं, चिल्लाते हैं या सफाई देते हैं। जब आप ग्रे रॉक बनते हैं तो वे आपको कोई रिएक्शन नहीं देंगे। वे आपको उकसाएंगे, आपका अपमान करेंगे, लेकिन आप सिर्फ हाँ, नहीं या ठीक है जैसे छोटे जवाब देंगे। जब उन्हें आपसे कोई इमोशनल सप्लाई नहीं मिलेगी तो वे धीरे धीरे आपसे बोर हो जाएंगे और किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाएंगे। रिकवरी का अगला कदम है होप, यानी झूठी उम्मीद की हत्या करना। आपको ये स्वीकार करना होगा कि वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। आप जिस अच्छी इमेज से प्यार करते हैं वो सिर्फ एक मुखौटा था जिसे उन्होंने आपको फंसाने के लिए पहना था। उनका असली चेहरा वो है जो आज आपको दर्द दे रहा है। जब तक आप उनके बदलने का इंतजार करेंगे, आप अपनी जिंदगी की चाबी उनके हाथ में रखेंगे। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, उसी दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। ये कड़वा है, लेकिन यही सच आपको बचाएगा। इसके साथ ही आपको अपने इनर चाइल्ड, यानी अपने अंदर के उस बच्चे को ठीक करना होगा जो प्यार के लिए इतना भूखा था कि उसने जहर को भी अमृत समझकर पी लिया। अपनी उन कमियों को पहचानिए जिनकी वजह से आप इस बॉन्ड में फंसे। क्या आपको लगता था कि आप अकेले नहीं रह सकते? क्या आपको लगता था कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना ही असली हीलिंग है। आपको खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा। आपको खुद को वो प्यार और सुरक्षा देनी होगी जो आप उस अब्यूज़र से मांग रहे थे। याद रखिए, ट्रॉमा बॉन्ड से बाहर निकलना कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। इसमें समय लगेगा। कुछ दिन आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे और कुछ दिन आप फिर से उसी अंधेरे में घिर जाएंगे। लेकिन हार मत मानिए। हर वो दिन जब आप उस इंसान को कॉल नहीं करते, हर वो दिन जब आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, आप अपनी आत्मा को वापस जीत रहे होते हैं। आप इस दुनिया में दर्द सहने के लिए नहीं आए हैं। आप खुश रहने, फलने फूलने और एक ऐसा प्यार पाने के हकदार हैं जिसमें डर नहीं बल्कि सुकून हो। इस सफ़र की शुरुआत आज से और अभी से कीजिए। अब हम एक ऐसी चेकलिस्ट पर बात करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप वाकई एक ट्रॉमा बॉन्ड में हैं या नहीं। अक्सर हम प्यार के नाम पर उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें मनोविज्ञान में रेड फ्लैग्स कहा जाता है। आइए इन 50 संकेतों को गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत है अत्यधिक निगरानी। क्या आपका पार्टनर हर वक्त ये जानना चाहता है कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं और आपके फोन में क्या है? ये फिक्र नहीं बल्कि कंट्रोल है। दूसरा संकेत है मजाक के नाम पर अपमान। क्या वे महफिल में आपका मजाक उड़ाते हैं और जब आप बुरा मानते हैं तो कहते हैं कि तुम बहुत सीरियस हो जाते हो? ये आपकी आत्म छवि को तोड़ने का तरीका है। तीसरा संकेत है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब भी कोई विवाद होता है, क्या वे हफ्तों तक आपसे बात करना बंद कर देते हैं? ये एक सजा है जिसे आपको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा संकेत है आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाना। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्या वे खुश होने के बजाय आपकी कमियां निकालने लगते हैं? पांचवां संकेत है लगातार झूठ बोलना, भले ही उसकी जरूरत ना हो। एक अब्यूजर झूठ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि आप कभी भी सच तक ना पहुंच सकें। छठा संकेत है इमोशनल ब्लैकमेल। क्या वे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा? ये प्यार नहीं बल्कि आपको बंधक बनाने की तकनीक है। सातवां रेड फ्लैग है पैसे पर नियंत्रण।
क्या वे आपकी कमाई या आपके खर्चों पर पाबंदी लगाते हैं ताकि आप आर्थिक रूप से उन पर निर्भर रहें? 8वां संकेत है अतीत का इस्तेमाल। क्या वे आपकी पुरानी गलतियों को हर झगड़े में घसीटते हैं ताकि आपको अपराधी महसूस कराया जा सके? 9वां संकेत है दोहरा व्यवहार। क्या वे दुनिया के सामने एक फरिश्ता हैं लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर एक शैतान? 10वां संकेत है अचानक गुस्सा आना। क्या आप हमेशा इस डर में रहते हैं कि न जाने किस बात पर वे भड़क जाएंगे? 11वां संकेत है आपकी पसंद नापसंद का खत्म होना। क्या आपने उनके लिए अपने शौक, अपने कपड़े पहनने का तरीका और अपनी पसंद का खाना छोड़ दिया है? 12वां संकेत है सोशल आइसोलेशन। क्या आपके दोस्त अब आपसे मिलने में कतराते हैं क्योंकि वे आपके पार्टनर के व्यवहार से डरते हैं? 13वां संकेत है सेक्सुअल दबाव। क्या आपकी सहमति के बिना या आपकी इच्छा के विरुद्ध वे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं? 14वां संकेत है हमेशा खुद को पीड़ित दिखाना। क्या वे हर गलती के लिए आपको या अपनी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं? 15वां संकेत है रिश्ते को फास्ट फॉरवर्ड करना। क्या वे पहले हफ्ते में ही शादी या साथ रहने की बात करने लगे थे? 16वां संकेत है परिवार के खिलाफ भड़काना। क्या वे धीरे धीरे आपको यकीन दिला रहे हैं कि आपके माता पिता आपका भला नहीं चाहते? 17वां संकेत है आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन। क्या वे आपकी डायरी पढ़ते हैं या आपके ईमेल चेक करते हैं? 18वां संकेत है वादे करना और कभी पूरा न करना। क्या वे हर बार बदलने की कसम खाते हैं लेकिन अगले ही दिन वही व्यवहार करते हैं? 19वां संकेत है लगातार तुलना करना। क्या वे आपको किसी और जैसा बनने के लिए कहते हैं? 20वां संकेत है आपके आत्मविश्वास को कुचलना। क्या आपको लगने लगा है कि आपके बिना वे तो रह लेंगे लेकिन आप उनके बिना कुछ भी नहीं है? 21वां संकेत है आपकी सेहत की अनदेखी। क्या आपकी बीमारी में भी वे आपसे अपनी सेवा की उम्मीद करते हैं? 22वां संकेत है धमकियां देना। क्या वे बार बार रिश्ता खत्म करने या आपको बर्बाद करने की धमकी देते हैं? 23वां संकेत है आपकी खुशियों में खलल डालना। क्या हर त्योहार या खास मौके पर वे कोई ना कोई झगड़ा खड़ा कर देते हैं? 24वां संकेत है अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा करना। क्या आपको हर छोटी बात के लिए माफी मांगनी पड़ती है? 25वां संकेत है आपकी ग्रोथ रोकना। क्या वे आपको आगे बढ़ने या नई नौकरी करने से रोकते हैं? इन 50 संकेतों में से अगर 5 भी आपके रिश्ते में मौजूद हैं तो आप एक खतरनाक रास्ते पर हैं। ये सूची लंबी हो सकती है लेकिन मुख्य बात एक ही है। अगर रिश्ता आपको शांति देने के बजाय आपकी मानसिक शांति छीन रहा है तो वो रिश्ता नहीं, एक बीमारी है। याद रखिए, आप किसी के सुधारने का प्रोजेक्ट नहीं है। आपका जीवन कीमती है और आपको एक ऐसे इंसान के साथ होने का पूरा अधिकार है जो आपकी इज्जत करे, न कि आपको नियंत्रित। इन रेड फ्लैग्स को पहचानना ही आपकी आजादी की पहली सीढ़ी है। जब आप अंततः उस टॉक्सिक रिश्ते की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो असली लड़ाई तब शुरू होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि आजाद होने का मतलब है तुरंत खुश हो जाना, लेकिन हकीकत में आजादी के शुरुआती दिन बहुत भारी होते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके शरीर का कोई अंग काट दिया गया हो। आप खालीपन महसूस करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी और रह रहकर आपको उस इंसान की याद आएगी। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस PTSD कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये दर्द आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके ठीक होने की निशानी है। जैसे एक गहरा घाव भरने से पहले खुजली करता है, वैसे ही आपका मन पुराने ढर्रे पर लौटने के लिए तड़पेगा। इस दौरान सबसे जरूरी है अपनी पहचान को फिर से खोजना। इतने सालों तक आपने खुद को उस इंसान की नजरों से देखा है, अब समय है खुद को अपनी नजरों से देखने का। उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको पसंद थीं, वे शौक जिन्हें आपने उनके लिए छोड़ दिया था, वो संगीत जो उन्हें शोर लगता था, वे कपड़े जिन्हें पहनकर आप उनके सामने बुरे लगते थे। अपनी दुनिया को फिर से रंगों से भरिए। शुरुआत में ये बनावटी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी असली आवाज सुनाई देने लगेगी। आप फिर से हंसना सीखेंगे, आप फिर से बिना किसी डर के सांस लेना सीखेंगे। हीलिंग का एक और बड़ा हिस्सा है आत्मक्षमा, सेल्फ फॉरगिवनेस। हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया, मैं इतनी बेवकूफ कैसे थी कि मैंने उस पर यकीन किया। लेकिन आपको समझना होगा कि आपने जो किया वो अपनी सुरक्षा के लिए किया। आपने उस वक्त वही किया जो आपका दिमाग आपको जीवित रखने के लिए कह रहा था। खुद के प्रति दयालु बने। आप शिकार थे, अपराधी नहीं। अपनी गलतियों को एक महंगे सबक की तरह देखें, बोझ की तरह नहीं। जिस दिन आप खुद को माफ कर देंगे, उस दिन उस अब्यूजर का आखिरी धागा भी आपके दिल से टूट जाएगा। अब बात करते हैं भविष्य के रिश्तों की। ट्रॉमा बॉन्ड से निकलने के बाद स्वस्थ प्यार,
हेल्दी लव आपको अजीब या बोरिंग लग सकता है, क्योंकि आपका दिमाग उस पागलपन और ड्रामे का आदी हो चुका है, इसलिए शांति आपको डरा सकती है। जब कोई आपकी सच में इज्जत करेगा तो आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद को रोकना है। आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा कि प्यार का मतलब ड्रामा नहीं, बल्कि सुरक्षा और सुकून है। स्वस्थ रिश्ता वो है जहां आपको अपनी बात कहने के लिए डरना ना पड़े और जहां आपकी सीमाओं का सम्मान किया जाए। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रॉमा बॉन्ड आपकी जिंदगी का एक काला अध्याय हो सकता है, लेकिन ये पूरी किताब नहीं है। आप एक योद्धा हैं क्योंकि आपने उस दर्द को सहा और आप उससे बाहर निकलने की हिम्मत जुटा रहे हैं। हीलिंग में समय लगता है, इसमें धैर्य लगता है, लेकिन ये संभव है। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए, प्रोफेशनल थेरेपी की मदद लें, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएं और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन करना ना छोड़ें। आप प्यार के काबिल हैं, आप इज्जत के काबिल हैं और सबसे बढ़कर आप एक ऐसी जिंदगी के काबिल हैं जहां आपका दिल हर पल डर से न धड़के, बल्कि उम्मीद और खुशी से भरा हो। ये सफ़र मुश्किल है, लेकिन इस सफ़र के अंत में जो आप मिलेंगे वे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, समझदार और खूबसूरत होंगे। अपनी इस नई जिंदगी का स्वागत कीजिए।